नमस्कार, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। संस्कृत विषय को लेकर हम लोग जो है चर्तु संधि तक पढ़ लिए थे और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग को व्यंजन संधि के ही अंतर्गत जश्त्व संधि पढ़ना है। जश्त्व संधि में दो पार्ट हैं। एक तरह से आपको ये समझना होगा कि एक पदांत होता है और एक अपदांत होता है। देखिए, इसका उच्चारण सही करिएगा। जशत्व बहुत लोग पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर तालव्य श आधा है तो उसको आप आधे की तरह ही पढ़ेंगे, तो इसको जो है जश्त्व संधि ही पढ़ें आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जश्त्व संधि में दो पार्ट है आपका, एक पदांत पढ़ना है और एक अपदांत पढ़ना। बहुत छोटा सा अंतर है इन दोनों में, है ना, मगर जानना आवश्यक है। छोटे छोटे अंतर को ही संस्कृत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो इन अंतर को जानते हुए इन दोनों के सूत्र अलग हो जाएंगे। पदांत का दूसरा होगा, अपदांत का दूसरा होगा। हालांकि उसका जो मूल होगा, उसके जो मूल में छुपा है वो समान है दोनों में, मगर सूत्रों के आधार पर आप विभेद कर सकते हैं। पद और अपद के आधार पर भेद कर सकते हैं। इस आधार पर हम जो है जश्त्व संधि में अगर हम पदांत की बात करें, सबसे पहले हम जश्त्व संधि के अगर पदांत की बात करें तो पदांत वाले में जो सूत्र होगा वह होगा आपका झलाम जशोन्ते। पदांत में आएंगे तो क्या सूत्र होगा? झलाम जशोन्ते। ठीक है। अब सूत्र को समझना है तो सूत्र को समझना बहुत आसान। ये जो झलाम है, इस झलाम में ये जो मुख्य शब्द है, मुख्य प्रत्याहार है, वो क्या है? वो है आपका झल। झल प्रत्याहार है। और झल प्रत्याहार का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत झभई घड़दस जब गड़दस खफ छठत चटताव कपय शशर हल, यानी झभई से लेके हल तक के जितने भी वर्ण होंगे इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके वो सारे के सारे इस झल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो इस झल के अंतर्गत आएगा कौन कौन? झभई घड़धस, यानी कि झभई घड़दशक हम वर्ग का चौथा अक्षर बोले, जब गड़दस तीसरा अक्षर बोले, खफ छठत चटताव कपय शशर हल, यानी कि ऊष्म व्यंजन बोल दिए। इसका मतलब ये हो गया कि इस झल के अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और साथ ही में ऊष्म वर्ण श श स ह इनकी काउंटिंग की जाती है। अब जशो अंते को अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे तो हमें लगता है ये प्लुत है। यहाँ से एक प्रत्याहार निकलेगा, क्या? ये अंते। यहाँ क्या होगा? जश और अंते। अंते का मतलब हो गया क्या? अंत में। क्या हो गया? अंत में। जश क्या है? जब गड़दश। सिंपल सा है। जब गड़दश माने वर्ग का केवल तृतीय अक्षर की यहाँ बात की जा रही है। सिंपल सा। यहाँ पर पदांत जश्त्व संधि का जो ये सूत्र बता रहा है वो ये बता रहा है कि झल का परिवर्तन हमको किस में कर देना है? जश में कर देना। अगर कहीं झल वर्ण दिखाई देता है तो उस झल वर्ण को हम किस में बदल देंगे? जश में बदल देंगे, यानी कि तृतीय अक्षर में बदल देंगे। ये जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? पदांत के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसी को अपदांत के लिए पढ़ें थोड़ी देर के लिए, अगर आप जो है अपदांत के बारे में हम जानना चाहें, अपदांत, अगर इस अपदांत की हम बात करें तो अपदांत में जो है जो शब्द है वो क्या है? अपद। अपद से अंत हो। पदांत का मतलब ये हुआ जो पद से अंत हो। पद और अपद की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना, जब हम लोग इंग पदांता दति वाला अयादि संधि पढ़ रहे थे वहाँ पर भी किए हैं। ठीक है। पूर्व रूप, पूर्व रूप, वहाँ पर हम लोग जो है पद और अपद की चर्चा पूरी तरह से किए हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि पद जिसके शब्द रूप धातु रूप चलते हैं पद है। अपद जो पद नहीं है वही अपद है। सिंपल सी बात है। तो अगर ये जश्त्व संधि अपदांत और पदांत पहचानने की बात आती है तो हम पहचानेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। पहले हम इसके सूत्रों पर चर्चा कर लें, फिर उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट पर आराम से जाएंगे। तो ये जो अपदांत का जो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं वो है झलाम
जश, झशी। क्या है? झलाम, जश, झशी। और हमें लगता है कि ये झलाम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस झलाम का अर्थ क्या है। तो झल प्रत्याहार है, और झल प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऊष्म वर्ण। क्लियर? जो यहाँ है वही वहाँ पे है। जश यहाँ पे भी है। जश का मतलब यहाँ पे भी आप वही कहेंगे, क्या? तीसरा। यहाँ एक नया प्रत्याहार निकल के आता है, झश। झश का मतलब क्या हुआ? झभई, घड़धश, जबगड़दश, यानी कि इसके अंतर्गत चौथा और तीसरा दोनों वर्ण आता है। अपदांत कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि अगर अपदांत झल वर्ण के बाद, अपदांत है ये, है ना, तो अपदांत ये जो झल है, इसके बाद अगर झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो ये झल अपने आप को किस में बदल लेता है? जश में बदल लेता है। यहाँ पर भी आप कुछ इसी प्रकार का परिवर्तन देख रहे थे कि झल जो है जश में बदल जाता है। यहाँ पे भी झल जो है जश में बदल जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि मूल में आप जाकर देखेंगे तो दोनों बात एक ही है, मगर यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है कि अगर इसके बाद झश आया तभी ये अपदांत वाले में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हम क्या रूल बनाएंगे? यहाँ पर रूल बनाएंगे, ये पदांत है, तो अगर मान लीजिए पदांत में यहाँ पर झल आएगा, तो अब इस झल का परिवर्तन यहाँ पे भी किस में होगा? जश में ही होगा, आई मीन तृतीय वर्ण में ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऊष्म वर्ण, कुछ भी हो, इसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में ही, जैसे चरत्व वाले में हमेशा पहले वर्ण में करते थे, उसी तरह जश्त्व वाले में हमेशा तीसरे वर्ण में करेंगे। यहाँ पे भी जश मतलब तीसरे वर्ण में ही करेंगे, मगर यहाँ कंडीशन क्या दे दिया कि यहाँ झश आना चाहिए। आई मीन झश का मतलब क्या आना चाहिए? इसका मतलब यहाँ तीसरा वर्ण होना चाहिए या चौथा वर्ण होना चाहिए, उसके बाद तभी उस स्थिति में ये बदलेगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया है। यहाँ पर आप व्यवहार में अगर आप देखें तो यहाँ कोई भी सघोष वर्ण आ जाए या स्वर आ जाए, क्योंकि वहाँ चर्त वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ अघोष आया था, याद होगा आपको, खर प्रत्याहार। तो यहाँ पर क्या है? स्वर या कोई सघोष वर्ण आ जाए तो क्या सघोष वर्ण के अंतर्गत ये 3 4 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 3 4 माने क्या? ग घ, ड ढ, द ध, ब भ, ये क्या है? ये झश है। तो क्या ब भ अगर झश में जो आ रहे हैं, ये झश के अंतर्गत 3 4 आ रहा है, क्या ये झश जो है सघोष नहीं होगा? होगा। झश का प्रत्येक वर्ण सघोष में आएगा ही आएगा। तो एक तरह से इसी में से एक कुछ कट कॉपी कर लिया गया है, यहाँ ले आके पेस्ट कर दिया गया है। यानी कि इसी में से कुछ कंडीशन निकाल लिया गया है कि भाई सघोष के अंतर्गत तो आप कह रहे थे कि ग घ ङ भी आ सकता है, 3 4 5, मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर सघोष का मतलब क्या होता है? 3 4 5, यही ना आप जानते हैं, ग घ ङ। यहाँ पर क्या किया गया? उसी में से केवल ग घ निकाल लिया गया। यहाँ आप कहेंगे कि ज झ यहाँ आ सकता है, यहाँ ज झ आ सकता है, ठीक है, मगर यहाँ शर्त जो मुख्यतः शर्त है वो क्या है? वो इस अपदांत की। अगर अपदांत नहीं होगा तो फिर आप इसी में चले आएंगे। यहाँ पर शर्त मुख्यतः पदांत की, और इसी के आधार पर ये पदांत और अपदांत के लिए हमने 2 अलग अलग विभेदन किया है। और विभाजन जो किया है वह सूत्र में भी आपको दिख रहा है कि अलग अलग हो गया है। झलाम जशोंते हो गया है और एक में झलाम जश झशी हो गया है। मुख्यतया अंतर पद और अपद क्या है? हमें लगता है कि अभी आप सूत्र केवल समझे होंगे और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, बट आप जैसे ही एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे, तो उदाहरण के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सघोष और स्वर को मैंने इसलिए लिखा कि कॉमन सेंस के आधार पर, क्योंकि इसके पहले हम लोग चर्त्व में खर लिखे हुए हैं, पहला वर्ण लिखे हुए हैं, है ना? वहाँ पर अघोष वर्ण है तो पहले वर्ण में परिवर्तन, यहाँ सघोष या स्वर आ जाता है तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं पदांत के तौर पर। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें, उदाहरण लें,
कि मधुलिट और यहाँ लिखें गुंजती, हम इसको जोड़ना चाहते हैं। आइए पहले समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, बिना समझे आप इसको कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वो क्या है, ट लिखा है। ट क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है ना। तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि ये ट जो है यहाँ पहला अक्षर, इसका मतलब झल के अंतर्गत आ रहा है बिल्कुल, यानी कि ये झल हो गया। अब हमें चेक करना है कि झल के बाद क्या आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ग है, क्योंकि झल के बाद जो है सघोष आएगा अघोष आएगा, इसी पर निर्भर करता है कि हम चर तो लगाएंगे कि जश तो लगाएंगे। चर तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ग आ गया, और ग क्या है, वर्ग का तीसरा अक्षर है। इसका मतलब कि ये क्या है, सघोष है। और सघोष आया तो इसका मतलब चर तो आपके दिमाग से गायब हो गया। चर तो नहीं लगाना है, क्या लगाना है, जश तो लगाना है। और जब झल के बाद सघोष आता है तो झल अपने आप को किस में बदल लेता है, तीसरे वर्ण यानी कि जश में बदल लेता है। तो क्या ट का तीसरा वर्ण आप बता पाएंगे, आराम से बता देंगे क्या होता है, ट ठ ड। ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ड, यानी ट अपने आप को ड में बदल लेगा। इसलिए बदल लेगा क्योंकि ट के बाद ग आया है जो कि सघोष है। और हमसे कहा गया था कि स्वर हो या सघोष हो, आप जो है झल के वर्ण को जश में बदलें। यहाँ भी झल को जश में बदलना था, है ना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे झश, यहाँ पे भी तीसरा वर्ण आया हुआ है, तीसरा वर्ण ग है, इससे भी तो मैच कर रहा है। मगर ध्यान देखो, यहाँ अपदांत लिखा है और यहाँ अपद जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ दोनों के दोनों पद है ना। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, पद हमेशा अपद जो छोटा एक एक अक्षर वाला होता है ना। ट्रिक है, ऐसा मत सोचना कि हाँ ये रूल है, नहीं। अपद जो है आप पहचानने में थोड़ा सा आसान हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो एक एक अक्षर का होता है लगभग। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों इस गुंजति गुंजता गुंजत उसके रूप चलते हैं। तो ये पद है, ये भी पद है। तो जब पद है तो भाई पदांत में ही रहना है, आपको अपदांत देखना ही नहीं है। अपदांत तभी देखना है जब इनमें से कोई एक जो है क्या हो, अपद हो। क्लियर हो गया। तो अब उत्तर क्या है, उत्तर तो सिंपल है। अब तो सब कुछ हो गया, ट को ड में बदल लिए, बाकी जैसे का तैसे इसके आगे उतार दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मधुलिड हो गया। और ये गुंजति चुपचाप यहाँ पर उतारना है, यही उसका उत्तर हो गया, क्या, मधुलिड गुंजति। हमें लगता है आप मेरी बात को बहुत आराम से ध्यान से सुन के समझ गए होंगे। ये मधुलिड प्लस गुंजति, मधुलिड गुंजति क्यों हो गया। अगर यही अघोष रहता तो ये प्रथम वर्ण में बदलता, जो कि प्रथम पहले से था, प्रथम में ही रह जाता, तो वो चर तो हो जाता। चूंकि ये सघोष था इसलिए ये तीसरे वर्ण में बदल गया और ये हो गया मधुलिड गुंजति। क्यों, पदांत है तो चूंकि ये दोनों पद हैं इसलिए हमने ये रूल लगाया। अपद होता तो ये वाला रूल लगाते। एक आध एग्जाम्पल और अगर आप देख लें तो जैसे सघोष का एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक स्वर का भी एग्जाम्पल हम देख लें तो हमें लगता है आपको आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए जगत ईश, ईशा जोड़ना है तो हम क्या कहेंगे, पहले यहाँ चेक किए कि ये झल है कि नहीं है। हमने देखा तो झल है। ई अब की स्वर आ गया है तो स्वर भी तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। झल के बाद सघोष आए, स्वर आए, झल को बदलना किसमें है, तृतीय अक्षर में बदलना है, तीसरे लेटर में बदलना है। तो का तीसरा लेटर क्या होता है, त थ द। तो का नहीं, तो वर्ग का तीसरा लेटर क्या हो गया, द। हलंत है, हलंत उलंत लगाए रखिए, यानी तो का परिवर्तन किस में हो गया, द में हो गया। अब क्या है, चूंकि यहाँ पर क्या था, इसके बाद गुंजति लिखा था, गुंजति उतार दिए थे। तो यहाँ पर भाई ईश है, ई क्या है, स्वर है। अब स्वर है तो उस स्थिति में ये द जो है ई से क्या करेगा, मिलाप कर लेगा। द ई से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरी तरह क्या बन जाएगा, दी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। भाई यहाँ स्वर नहीं था ना, यहाँ स्वर नहीं था तो उतारना पड़ा। यहाँ स्वर है तो ये इससे मिलाप कर लेगा तो द पर ई की मात्रा लगेगी, दी हो जाएगा। अब जो बचा वो यहाँ से यहाँ उतारिए, ज ग। जो यहाँ बचा वो यहाँ उतारिए, श। तो क्या हो गया, जगदीश। यानी जगदीश जो है जस्त संधि का उदाहरण है। जस्त पहचानने का तरीका क्या है, हमेशा इसका तृतीय अक्षर इसमें आएगा ही आएगा। जैसे देखो यहाँ तृतीय अक्षर आ रहा है, जैसे देखो यहाँ तृतीय अक्षर आ रहा है ना, तो बिना आए हो नहीं सकता। तो एक एग्जाम्पल हमने और आपको इस पर दिखाया जो स्वर पर आधारित था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग उधर चलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर हम डिवीज़न बना दें ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो कि ये इधर पदांत चल रहा है और उधर जो है अपदांत चल रहा है। एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, चित रूपम जोड़ना है। तो क्या है, झल है। र क्या है, अब र सोचिए, स्वर तो है नहीं, सघोष है कि नहीं, सघोष के अंतर्गत र आता है कि नहीं आता, ये आपको अब पता होना चाहिए। इतनी बार आप सघोष अघोष पढ़ लिए हैं तो हमें लगता है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो य र ल ये सब जो हैं आपके जब आप पढ़ते हैं सघोष के अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार, तो हर्ष प्रत्याहार में ह य व रट लण, यहीं पे आपको दिख गया कि ये सघोष है। इसका मतलब कि यहाँ पर झल भी मिल गया, सघोष भी मिल गया, तो त को मजबूरन तृतीय अक्षर में बदलना ही होगा। किस रूल से, इस रूल से। क्यों, क्योंकि ये पदांत है, दोनों पद हैं, इसलिए यहाँ पर त का तीसरा वर्ण क्या हो गया, आप कहेंगे द हो गया, आधा द हो गया। ठीक है, बाकी जो बचा, अब इसका स्वर तो है नहीं, स्वर होता तो भाई ये इससे मेल मिलाप करता, स्वर है नहीं, तो इस स्थिति में ये ऐसे ही उतार दीजिए ची, और इधर से उतार दीजिए रूपम। हाँ, आप थोड़ा सा अगर जानकार हैं इसको और सुसज्जित तरीके से इतने पोर्शन को लिख सकते हैं। आधे द में रू हो गया, रू, तो आधे द को रू हो गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, चिद्रू। पढ़ेंगे कैसे इसको, चिद्रूपम। तो अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो इसको ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, चिद्रूपम। तो आपको ऑप्शन मिलेगा तो कुछ यूँ मिलेगा, चिद्रूपम। तो यहाँ पर भी आपने देखा तृतीय वर्ण आया और इस आधार पर ये क्या हो गया, पदांत जस्ट संधि का उदाहरण हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है चिद्रूपम में कौन सी संधि है, जस्ट। चिद्रूपम में अब जस्ट दिया है, मान लो हो सकता है ऑप्शन में पदांत जस्ट और पदांत जस्ट में कंफ्यूज करे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों पद है, पदांत जस्ट होगा। पूछ सकता है प्रयुक्त संधि सूत्र बताओ चिद्रूपम में, जगदीश में, मधुलिट गुंजति में। आपको पता है कि अगर ये पदांत जस्ट संधि है तो आपको ऑप्शन में कितना भी झलाम जश जश दिया होगा नहीं लगाना है, आपको लगाना है झलाम जशोंते। क्लियर। कुछ लोग केवल यही पढ़ के चले जाते हैं, ये वाला नहीं पढ़ते हैं, तो ये दोनों ही आपको पढ़ना है, दोनों में क्या अंतर है मूलभूत उसको आपको जानना भी है, तो कोई कन्फ्यूज़न आपको इस तरह से नहीं होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं अपदांत जस्ट संधि, जिसके अंतर्गत कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मगर फिर भी क्या अलग है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ऐसा आपसे कह दूं लभ, जोड़ना है लभ धन धम धंग। देखो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सघोष और स्वर लिखा है, ये भी एक तरह से अगर आप देखें तो 3 और 4 क्या है, सघोषी तो है। सघोष के कुछ वर्ण हैं, पूरे सघोष सारे वर्णों को ना लेकर के केवल सघोष के 3-4 वाले वर्णों को ले लिया गया। तो अगर सघोष में झल जश में बदलता है तो यहाँ भी सघोष ही है तो झल जश में बदल रहा है। कहाँ रूल बदला, नहीं बदला, स्पेशलाइज्ड कर दिया गया। मतलब इसमें से कुछ वर्ण निकाल करके कहा गया अगर 3-4 ही आने चाहिए, अगर 3-4 आ रहा है, जैसे 3-4 ही आने चाहिए का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ 3-4 नहीं था, यहाँ 3-4 था नहीं था, र था, यहाँ तो वर्ग से मतलब ही नहीं था, यहाँ था 3-4 नहीं था, यहाँ तो स्वर था, वर्ग से मतलब, यहाँ 3-4 में से 3 तो मिला, क ख ग तीसरा तो मिला, मगर ये अपद नहीं मिला। अपद नहीं मिला तो हम इसमें रह गए। अगर अपद भी मिल गया होता, यहाँ पहले ही मैंने लिख दिया है क्या, अपद होना चाहिए, तभी ये 3-4 का मतलब है, अन्यथा सब इसमें चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एक अपद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, धम सिंगल लेटर जिसके रूप अपना चलते हैं, अपद मिला। अपद मिला तो मिला ठीक, मगर ये ध जो है चौथा वर्ण भी मिल गया। प्रायः जब अपद मिलेगा तो या तो 3 मिलेगा या तो 4 मिलेगा, फिक्स है। अगर अपद मिलेगा तो 3 होगा या 4 होगा, और कुछ नहीं मिलेगा। ये आप एग्जाम्पल ढेर सारा लगाएंगे, आपको खुद पता चलेगा। तो यहाँ पर ये अपद भी मिला तो समझ लेना है, 4 भी मिला। अच्छा ये झल के अंतर्गत तो आएगा ही, झल के अंतर्गत तो लगभग सभी आ जा रहे हैं, देखो ना झल में सब आ जा रहे हैं। पंचमाक्षर छूट जा रहा है, यरला छूट जा रहा है, ये भ है चौथा अक्षर है, यानी कि ये झल भी मिला। झल के बाद सघोष मिला, सघोष मिला तो भ अपने आप को किस में बदल लेगा, आप कहेंगे तीसरे लेटर में बदलेगा। अब भ का तीसरा लेटर क्या होता है, भ माने प वर्ग, प वर्ग का तीसरा लेटर क्या होता है, ब होता है कि नहीं होता है, होता है, प फ ब तीसरा अक्षर होता है। बस हो गया। रूल आप देखो वही लगाए हो, रूल आप क्या हो वही लगाए हो, बाकी ल उतार देना है, धम यहाँ उतार देना है। अब इसको थोड़ा और सुंदर से समझ के लिखना है तो आधा ब ऐसे लिखते हैं ना,
तो ये उत्तर हो गया लब्धम। रूल आपने देखा, कुछ तो अंतर नहीं था यार, सब कुछ वही था, तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ कुछ अंतर है। थोड़ा सा जो अंतर है वो यही था कि ये क्या था, अपद था, और अपद होने के कारण ये पदांत जष्टु संधि नहीं कहलाएगा, ये अपदांत जष्टु संधि कहलाएगा। और अपदांत जष्टु संधि कहलाने से इसका सूत्र झलाम जशुंते नहीं होगा, इसका सूत्र क्या होगा, झलाम जश झश। और आपने देखा भी कि इस सूत्र को फॉलो भी कर रहा है कि झल के बाद झश आए तो जश में बदल देना। यहाँ भी कह रहा था झल के बाद सघोष आए तो जश में बदल देना, यहाँ झल को जश में हमने बदला भी, और इसके बाद ये झश आया भी, झश माने चौथा वर्ण आया भी, और साथ ही साथ अपद भी था। ये क्या था, अपद भी था, अपद आया, इसीलिए हम और पुख्ता रूप से कह सकते हैं कि ये अपदांत जष्टु संधि का उदाहरण बना। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख के ज़्यादा आप समझेंगे, ये ऐसा मुझको लगता है और ऐसा आपको भी लगता होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें क्रुद्ध ध, फिर आपको दिखाई दिया कि ये जो है क्या है, अपद है, अपद है। अपद होने के साथ ये जो है क्या है, चौथा लेटर है ना, चौथा लेटर है, यानी कि यहाँ है, यानी कि झष है, यानी कि सघोष है। चलो झष मानो, सघोष मानो, सघोष तो है ना। सघोष में भी कौन सा स्पेशलाइज्ड वाला सघोष, यानी तीसरा चौथा होना चाहिए, वो है भी। अपद है, अपद देखते ही समझ जाओ कि इधर तो आना ही नहीं है, इधर ही रह जाना है। हाँ, ये झल का होना चाहिए, तो ये झल तो है ही, आपको दिख रहा है झल तो है ही। तो उस स्थिति में झल के बाद अगर सघोष वर्ण आया है और सघोष में भी 3 या 4 में से स्पेशल कोई आया और साथ में अपद भी है, तो उस स्थिति में तीसरे लेटर में बदलेगा और ध का तीसरा क्या होता है, द होता है। त थ द ध, चौथे नंबर पे ध आता है, उसका तीसरा क्या होता है, द होता है। बाकी तो सब कुछ वैसे ही उतार देना है, ये ऐसे और ये यहाँ से यूं, इस तरह क्या बना, क्रुद्ध। क्रुद्ध को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये उसका सही उत्तर हो गया। तो कहीं एग्जाम में अगर क्रुद्ध या लब्धम पूछ ले कौन सा संधि है, तो ये तो दिख रहा है कि ये तीसरा लेटर है, और तीसरा लेटर होने के कारण ये भी पता है कि ये जष्ट संधि होगा, मगर अपदांत होगा, पदांत होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इतने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए और दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किया कि आप पदांत अपदांत समझें, इतना समय लिया है ना। आशा करते हैं कि आपको यह जष्ट संधि का जो पदांत वाला पोर्शन था और अपदांत वाला पोर्शन था, यह दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अब जो है नेक्स्ट टर्न पर आगे इस व्यंजन संधि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत पढ़ना है, व्यंजन के बाद अभी पूरा विसर्ग बचा हुआ है, तो हिम्मत ना हारें। मैं ऐसे भी बहुत छोटा छोटा टॉपिक ही पढ़ा करके पूरे सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। आराम से पढ़ें, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो तो आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।